हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा समझिए, वायर समझिए, जो समझिए। स्ट्रिंग मतलब धागा, वायर, पुल्ली मतलब घिरनी, पुल्ली मतलब घिरनी। जैसे घिरने वाला कुआं में पानी भरे हो ना, तो वही है वो घिरनी। या फिर लिफ्ट में चढ़े होगे, तो लिफ्ट में भी चढ़ोगे तो वहां भी देखते होगे मोटा मोटा रस्सी जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए आपको दिखता है, तो वह भी पुल्ली सिस्टम से ही कनेक्टेड होता है, उसमें भी पुल्ली होता है। तो आजकल पुल्ली का बहुत ज्यादा काम होता है ना। जैसे रॉक वे पर अगर चढ़े होगे तो वहां भी पुल्ली लगता है, तो हर जगह पुल्ली का यूज होता है, बहुत जगह होता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1, ये आपका सबसे फर्स्ट टाइप है। और इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग 8-9 तरह के प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, ऐसे 10 तरह का भी हो जाएगा। और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आपको जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा सेल्फ रिसर्च कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से देखिएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और प्रॉब्लम भी बनेगा। चाहे जिस किताब से बनाइए, आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम बनेगा। 100% की बात तो नहीं कर सकते, 100% कुछ होता ही नहीं है ना। तो इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका बनेगा। तो ये स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम का ये आपका है टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। और ये स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपके पास है, ये पुल्ली है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा। और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दो बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये कनेक्टेड है, समझ रहे हो? ये घिरनी है, इससे एक मास इधर कनेक्टेड है, एक मास इधर कनेक्टेड है। और जितना भी टाइप हम डिस्कस करेंगे उसमें साधारण में सभी में हम लोग जो निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक है। और इसमें भी मेरा टारगेट वही है, क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है ना। फॉर एक्सीलरेशन, acceleration of the bodies, acceleration of the bodies and tension in the string, sorry, acceleration of the bodies and tension in the, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग की बात होगी तो आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बताओ इसमें कितना स्ट्रिंग है? एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है ना। दो स्ट्रिंग तो नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। मेरा जो टारगेट है, एक एक्सेलरेशन का और दूसरा टेंशन का। और न्यूटन्स लॉ में जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें ज्यादातर टारगेट यही होता है। और जितना भी टाइप हम डिस्कस करेंगे उसमें ज्यादातर टारगेट यही होता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना और धागे में टेंशन निकालना। एक्सेलरेशन बॉडी का होगा और टेंशन किस में होगा? धागे में। टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? फोर्स है। टेंशन क्या है? फोर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग टेंशन से इंडिकेट करते हैं, है ना। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना है। अब देखिए इसके लिए समझिए, यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं, इसमें T है और इसमें भी टेंशन T है। टेंशन का डायरेक्शन हम दोनों तरफ दिखाते हैं, ठीक है, ये पता है। और सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होता है। यहाँ पर सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन लिए है, और अगर कहीं अलग अलग टेंशन की बात होगी तो कहीं T1 लेंगे, T2 लेंगे, फिर T3 लेंगे, ऐसा लेंगे। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन लिया, और यहाँ मास m1 है और ये m2 है। फिर देखिए इस टॉपिक में
इकलौता कंसेप्ट जो हमेशा आएगा, इसका जो पिलर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए जो आपका इक्वेशन होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप जो पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फर्क इस बात का है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। होता ही है, हम लोग कहते नहीं है हमेशा कि रिजल्टेंट है, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स ही है। न्यूटन्स लॉ में ही ये बात दिया गया है कि ये अनबैलेंस फोर्स के लिए होता है। अनबैलेंस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ देखो रिजल्टेंट फोर्स है, F कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। और रिजल्टेंट फोर्स लेने का तरीका क्या होता है, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। आई बात समझ में? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। ठीक है, अब मन में आए कि बड़ा फोर्स कौन सा होगा, तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, जिधर बॉडी का मोशन मतलब जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या हो रहा है उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। फिर सुनिए, बड़ा फोर्स कौन सा होगा, जिधर बॉडी का मोशन या एक्सेलरेशन हो रहा है उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, या जिधर हम बॉडी का एक्सेलरेशन मानेंगे उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, चाहे हो या नहीं हो। जिधर हम एक्सेलरेशन मानेंगे बॉडी का उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, चाहे हो या नहीं हो। आई बात समझ में? हम मान लिए कि इधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। बात समझ में आया? ठीक है, बात क्लियर हो गया? अब यहां देखो, जैसे यहां पर ये बॉडी है, तब इसमें इसका जो वेट है ये M2G ये नीचे लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, और यहाँ पर भी इसका वेट M1G नीचे लग रहा है। ठीक है, टेंशन ऊपर लग रहा है। अब सवाल है कि ये जो बॉडी है, दोनों बॉडी, इसमें किसी एक तरफ एक्सेलरेशन बॉडी का होगा। मान लेते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि ये बॉडी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये नीचे आया तो ये बॉडी किधर जाएगा, कोई तकलीफ इसमें? अब दोनों एक्सेलरेशन नीचे तो हो नहीं सकता, अब लिफ्ट वाली बात है यहाँ भी, तो ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? और नीचे एक्सप्रेशन इसका अगर A है तो इसका ऊपर A होगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला, अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लेना है M2 पर। कहाँ लेना है रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लेना है? तो आइए बात करें, सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2, रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2। ध्यान से समझिए, जो इस एक टाइप में यूज होगा, बस यही कंसेप्ट पूरे 8-10 टाइप जितना बताएंगे सब में वही यूज होने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा, तो आप देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2, इस पर हम रिजल्टेंट फोर्स लेना चाह रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या होगा, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देंगे। अब ये बताइए इसमें बड़ा फोर्स कौन सा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। क्यों भाई? इसलिए बॉडी नीचे जा रहा है, तो जिधर बॉडी जा रहा है उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, सीधी सी तो बात है। तो नीचे वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, तो कहने का मतलब M2G बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाएंगे, बाकी टेंशन को घटा दीजिए, टेंशन घटा दीजिए, इज इक्वल टू मास इंटू, इज इक्वल टू मास इंटू मास किसका, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका, मास किसका, फिर से बोलिए, मास किसका, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका मास किसका, सीधी बात है। यहाँ मास किसका, M2 का हो जाएगा, यहाँ मास M2 का हुआ था, M2 इंटू A। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और इसका फिजिक्स यही है,
फिर यही फिजिक्स हमको अब इसमें लगाना है, यही कॉन्सेप्ट अब इसमें लगाना है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1। अब M1 पर रिजल्टेंट फोर्स बोलिए तो साहब अब इसमें बड़ा फोर्स कौन होगा? बड़ा फोर्स कौन होगा? टेंशन बड़ा होगा। नीचे M1G छोटा होगा। यहाँ उलट गई बात, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है, तो T में M1G को घटाना है। T माइनस M1G इज इक्वल टू क्या? कोई तकलीफ इसमें? समझ में आ रहा है? यहाँ बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है, इज इक्वल टू मास इनटू, ये आ गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इसमें? तो बस फिजिक्स इसमें अब इतना ही है, बाकी अब मैथमेटिक्स। मेरा काम इतना ही था। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो फिजिक्स इसमें इतना ही है, बाकी मैथमेटिक्स है। अब इसमें जो कटे जो बचे, तो बस ये टी कट गया, जी कॉमन लीजिए, आ जाएगा कॉमन, देख लो तो भैया। M2 माइनस M1, यहाँ पर फिर A, उसके बाद यहाँ पर M1 प्लस M2, यहाँ पर एक्सलेशन कितने के बराबर हो गया साहब? G M2 माइनस M1 और नीचे M1 प्लस M2। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, इसमें G M2 माइनस M1 और नीचे M1 प्लस M2। इसको याद रखना है। मात्र हम टाइप 1 का ही फॉर्मूला आपको याद रखने बोल रहे हैं, बाकी इसके बाद जितना भी टाइप आएगा 8-10 टाइप, हम किसी में कोई फॉर्मूला आपको याद रखने नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन इसका फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो मेहरबानी होगी, नहीं याद रखिएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन याद रख लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आई बात समझ में? ज्यादा टेंशन आप लोग को नहीं देंगे, बाल बच्चेदार आदमी हो, ठीक है? तो ये समझ गए? इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम टेंशन का टेंशन दूर करते हैं। आइए एक्सेलरेशन निकाल लिए, और अब जो है टेंशन का टेंशन दूर करना है। इसके लिए क्या करना है? किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, या तो 1 में या 2 में, किसी में इक्वेशन पुट करो एक्सेलरेशन का वैल्यू, है ना? पुटिंग इन इक्वेशन 2, चलो 2 में पुट कर देते हैं। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब? देखो इधर M1G प्लस M1A, तो देखो साहब M1G प्लस M1A एक्सेलरेशन का मान बस यही पुट करना है। इक्वेशन 2T इक्वल टू, इसको इधर ला दिया ना, तो M1G होगा ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, देखो तो M1G प्लस M1A, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया। अब बाकी यहाँ पर A का जो वैल्यू है ये पुट करना है, तो यहाँ पर ये G और इसका यहाँ पर M2 माइनस M1 और नीचे M1 प्लस M2। तो यहाँ देखो साहब M1G तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 और नीचे M1 प्लस M2। बोलो कोई तकलीफ है? बात समझ में आया? अब यहाँ देखो साहब M1G और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ये M1 प्लस M2 हो जाएगा प्लस M2 माइनस M1, ठीक है? अब यहाँ देखो ये खत्म हो गया, तो क्या मिला M1G और यहाँ क्या हो जाएगा देखो तो 2M2 और नीचे M1 प्लस M2। बोलते चलो जवान आदमी यार, चलो बोलते चलो 2M1 M2G और नीचे M1 प्लस M2 दिया। आपका टेंशन हो गया, बोलो टेंशन का टेंशन दूर हो गया, ठीक है? तो किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, हमने 2 में किया, 1 में भी कर लो, किसी में कर लोगे तो आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो क्लियर हो या नहीं? तो टेंशन और एक्सेलरेशन और ये दो फॉर्मूला जिसका याद रखना है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा, तो भी बनेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया। अब इसी में देखो जैसे मान लो हम M2 के बदले अब यहाँ पर दे दिए ये 4 kg और इधर दे दिया M1 जो है 2 kg, ठीक है? लो दूसरा ही फिगर बना देते हैं, है ना? दूसरा ही फिगर बना लेते हैं। अब ये सिर्फ इसमें डाटा दे रहे हैं आपको, सिंपली इधर दे दिया 4 kg
और इधर दे दिया 2 kg। जी का वैल्यू सर? जी का वैल्यू 10 ले लो, कोई बात नहीं, जी 10 चलेगा, है ना। अब यहाँ पर जो है निकालना एक्सेलरेशन है और टेंशन है। एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन का टेंशन दूर करना है, ठीक है। जैसे निकालना है निकाल सकते हैं। देखो यहाँ भी पहले जो फोर्स है कौन कौन सा लगेगा जरा देखिए। मान लीजिए इधर 4G इधर लग गया और टेंशन यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन सेम ही होगा ना साहब। टेंशन सेम होगा, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, ठीक है। तो 4G नीचे, यहाँ भी है 2G नीचे। देखो समझो, अब यहाँ पे जब इसको बना रहे हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी बना सकते हैं इस तरह से। समझ लो पहले इस तरह से इसको डायग्राम बना लेंगे, है ना। 4G नीचे, 2G भी नीचे, टेंशन यहाँ भी, टेंशन यहाँ भी। अब सवाल है कि नीचे कौन जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस बताइए नीचे किसको जाना चाहिए? 4 kg वाले को क्या आना चाहिए, समझ लीजिए पहले, फिर लिखिएगा। 4 kg वाले को, 4 kg वाले को और 2 kg वाले को जाना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है ना। तो इसको नीचे मान लिया और इसको ऊपर मान लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये मान में हो सकता है कि कहीं उल्टा मान ले तो क्या होगा, उल्टा मान ले तो क्या होगा। उल्टा मानिएगा साहब तो आंसर आपका निगेटिव होगा, गलत नहीं होगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि आंसर आपका निगेटिव में आएगा। अगर आप एप्रोप्रिएट मानते हैं, सही डायरेक्शन मानते हैं, मान लो इसमें एक्सेलरेशन निकला आपका सपोज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, अगर निकला और उल्टा मानिएगा तो -3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप उल्टा भी मान सकते हैं, लेकिन परहेज करना है। अगर निगेटिव साइन से परहेज करिए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गलत हो जाएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पता नहीं चल पाता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा। वैसा कोई कोई सिचुएशन होता है जिसमें कि पता नहीं चल पाता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, तो उसमें आप किसी तरफ मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन आएगा, लेकिन यहाँ तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्या? स्पष्ट है। 4 किलो इधर है, 2 किलो इधर है, तो 4 kg की तरफ भी बॉडी जाएगा। किधर जाना चाहिए? 4 kg की तरफ बॉडी को जाना चाहिए, सीधी बात है। बात समझ में आ रहा है? नीचे जाना चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या करेंगे? मान लीजिए हमें भी फॉर्मूला याद नहीं है सपोज, तो देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। तो फिर क्या करना है साहब, क्या बोले? रिजल्टेंट फोर्स ऑन 4 kg, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 4 kg, 4 kg पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? बोलो तो साहब, बताओ इक्वेशन बताओ। 4G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4a। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस पर बोलो तो साहब T माइनस 2G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये समझ में आया? बस इतना ही फिजिक्स है ना, बस इतना ही फिजिक्स है। बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा दीजिए, अब वो किसके बराबर होगा? मास इंटू मास किसका? मास किसका? जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका। बॉडी का बॉडी तो दोनों है ना। मास किसका? मास किसका? जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका। बॉडी तो दोनों है, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं उसका। मैं वो सब बात मत बोल, चल गया, ठीक है। बात समझ गया क्या तुम लोग भी? टी खत्म हो गया। 4G माइनस 2G कितना? 2G। यह कितना हो गया? 6a। G का वैल्यू कितना? 10 बोली दिया, ले लीजिए आराम से। ये 20 हो गया बराबर 6a। तो a 6a
ये कितना 20/3 कितना आ गया 10/3 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। और टेंशन निकालना हो तो जिसमें बैठा दो, 2 में बैठा दो, 1 में बैठा दो, किसी में बैठा दोगे तो आ जाएगा। चलो 2 में बैठा देते हैं तो T इक्वल टू 2G प्लस 2A, 2G मतलब 20 प्लस 2A, A कितना है साहब? कितना आ गया देख लो तो 26.66 टेंशन फोर्स से आंसर न्यूटन हो जाएगा। बताओ कोई तकलीफ है इसमें? क्लियर हो गया? ये इक्वेशन 2 में पुट किए, इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, लोग 1 में भी कर देते हैं, नहीं तो बोलेगा सर हमेशा 2 इक्वेशन ही ले रहे हैं, है ना? हालांकि 2 इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील लग रहा है, इस वजह से हम भी आपको तरीका बताते हैं जो कंफर्टेबल फील हो ज्यादा अच्छा है। इसको इधर लाइए, वैसे कोई फर्क नहीं, आप इसमें भी कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ भी देखो 4G माइनस T इक्वल टू 4A, है ना? तो आपको जो है T निकालना था, T को आप इधर भेज लो फिर, तो 4G माइनस 4A इक्वल टू T, 4G मतलब 40, 4A कितना है साहब? A कितना निकाले मैंने अभी 3.33। ये टेंशन हो जाएगा। बोलो साहब कितना हो गया ये? बोलो ये 12 4 13 पॉइंट कितना है देख लो तो, आ रहा है सही? एक बार चेक कर लो, ठीक है? CAT तो T कितना आ गया 40 या माइनस 13.2, यही ना? कितना आ गया 13.33 लोगे तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा नहीं जी? ये कितना हो गया बताओ 26.8, ये 0.33 लिए हो ना, इसलिए थोड़ा सा लगभग आ रहा, तो ये भी 26.6 आ जाएगा 3 लोगे तो, ठीक है? बात देखिए कितना न्यूटन, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा। बात समझ में आया नहीं आया? तो किसी में पुट करिए, उससे कोई फर्क नहीं है। और क्या देखे हमको फार्मूला यूज नहीं कि नहीं आते, क्या सवाल नहीं बना क्या? ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा समय लगा, है ना? और खास बात यह है कि कॉन्सेप्ट से बनाना आसान होता है और ये कभी भूलोगे नहीं। बाकी इसके बाद जो फार्मूला है वो किसी को भी याद रखने की सलाह नहीं देंगे, और कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को बनाना है, वो ज्यादा आसान है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? ये आपका टाइप 1 था और ये इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद अभी हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा इससे अच्छा टाइप होगा। आइए अब देखें टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा कि एक बॉडी को मैं इंक्लाइंड प्लेन पर डालूंगा, ठीक है? एक बॉडी कहाँ रहेगा? इंक्लाइंड प्लेन पर। इफ वन बॉडी इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ये दिया गया इफ वन बॉडी इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे देंगे, ठीक है? मन में वो दोनों कायने दिए, इसका अगला टाइप में दोनों डालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर दे रहे हैं और टारगेट वही एक्सेलरेशन और टेंशन का, टारगेट वही एक्सेलरेशन और टेंशन का। निकालना क्या है? फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन, टारगेट वही है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन बॉडी का होगा और टेंशन स्ट्रिंग में होगा। एक्सेलरेशन बॉडी का होगा और टेंशन स्ट्रिंग में होगा, ठीक बात है? अब यहाँ पर देखो, जैसे ये बॉडी M1 ये आपका यहाँ पर है और इसके बाद यह जो है ये इस तरह से यहाँ M2 जा रहा है, ठीक है? M2 यहाँ पर लटक रहा है, ये आपका पुल्ली है। और ये बताओ इसमें सेम एक ही स्ट्रिंग है या दो स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग एक है या दो है? पक्का? तो ठीक बात है, एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो सेम टेंशन है। टेंशन यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, ठीक है? अब ये बताओ रही नीचे जाने की बात, तो यहाँ पर M1 है, ये M2 है। अभी तो मास हमने दिया नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप किसी तरफ मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, किसी तरफ मान सकते हैं। तो लो चलो इधर ही मान लेते हैं कि इधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब इधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब M2G यहाँ पर मान लो नीचे लगेगा, और ये एक्सेलरेशन जब इधर हो रहा है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर होगा।
और ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये उसी एक्सेलरेशन से, इसलिए कि धागा तो एक ही है। धागा तो अगर ये 5 मीटर नीचे आएगा तो ये भी 5 मीटर इधर भागेगा, है ना। धागा तो एक ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इधर M2G यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर M1 है, अब इसका कंपोनेंट वाली बात, तो M1G इधर लग रहा है, इधर कौन सा कंपोनेंट लगता है भैया? M1G, बिल्कुल सही बात। इधर क्या लगता है? M1G साइन थीटा। काम का यही लगता है, बाकी तो कॉस वाला बैलेंस हो जाता है, तो काम का कंपोनेंट यही होता है। आई बात समझ में? M1G साइन थीटा। बात क्लियर हुआ या नहीं? M1G साइन थीटा इधर लगता है। और जरा सा इसको थोड़ा समझा दें, जो पहले का लेक्चर ना किया हो, तो mg इधर ये एंगल थीटा होता है, तो mg cos थीटा, और इधर mg साइन थीटा, और इधर नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को, तो काम का फोर्स तो यही होता है ना, जो बचा हुआ फोर्स होता है mg साइन थीटा। यहाँ पर m1g साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो इसी को कंसीडर करना है, बाकी तो आर और कॉस वाला बैलेंस हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, फिर हम लोग को लेना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन M2। क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स ऑन पक्का? तो बोलो M2 पर रिजल्टेंट फोर्स तरीका क्या होगा? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है। M2G माइनस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो कोई तकलीफ इसमें? M2G माइनस T, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा फोर्स कौन होता है? जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा होता है, इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इस वजह से M2G क्या है साहब? बड़ा है। बोलो छोटू कोई दिक्कत है? समझ गए? अच्छा ठीक बात है। अब ये बताओ, मन में शंका हो, इसको धक्का तो नहीं मारेगा, डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, इससे इसको कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सिंपली सीधा लटक रहा है। और भी दिक्कत हो तो इसको आप नहीं समझिए, हटा दीजिए, दीवार यहाँ से बता दिए। मान लो कहीं शंका हो तो यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा ऐसे लटक रहा है, इससे कोई, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ गए? ठीक बात है। तो यहाँ M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके लिए क्या इक्वेशन होगा बोलो तो? T माइनस, बिल्कुल सही, T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A। और ये इक्वेशन, कोई तकलीफ इसमें? तो बस फिजिक्स पे इतना ही है, मेरा काम इतना ही, फिजिक्स इतना ही है, बाकी मैथमेटिक्स है। जो कटे जो बचे बचाइए, ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, M2G माइनस M1G साइन थीटा, यहाँ पर A, और M1 प्लस M2, तो इसमें G कॉमन कर लें। M2 माइनस M1 यहाँ G कॉमन किया, M1 साइन थीटा बचा, यहाँ पर A M1 प्लस M2, तो यहाँ पर A कितने के बराबर हो गया? G M2 माइनस M1 साइन थीटा, और नीचे M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन के लिए हो गया। और अगर इसका किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे तो फिर टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिखना जरूर है, लेकिन फॉर्मूला इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन से सारा क्वेश्चन बनेगा। बात समझ रहे हो? ये एक्सेलरेशन निकल गया, और फिर इसको किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, या तो 1 या तो 2, तो इससे क्या होगा? टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? इसको लिखो पहले। देखो फिर प्रॉब्लम इस पर कैसे बनेगा। आप देखिए यहाँ पर आराम से प्रॉब्लम बनेगा। हमने कहा है कि इसमें फॉर्मूला को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होगा तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है।
अब इसमें देखिए नहीं भी याद है प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे देखिए। मान लो कि यहाँ पर हमने M2 दिया आपको 8 kg, M2 कितना दिया 8 kg, M2 कितना दिया 8 kg है, ठीक है। M2 दिया 8 kg और M1 कितना दिया 4 kg, ठीक है। और थीटा यहाँ पर कितना दिया 30 डिग्री। लीजिए एक और इधर एक छोटा सा डायग्राम हम बना देते हैं इसका। ये 30 डिग्री दिया और यहाँ जो है 4 kg दिया, इसका मतलब mg sin 30, इसका मतलब इधर क्या ले लें 4g sin 30, कोई तकलीफ इसमें। और उसके बाद इधर यहाँ से पुल्ली लगा दीजिए और इधर यहाँ दूसरा बॉडी को लगा दीजिए। ये आपका 8 kg है, इधर नीचे कितना हो गया 8g हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें 8g हो गया, इधर क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पर देखो 8g है और यहाँ पर 4g है। सेम स्ट्रिंग है कि डिफरेंट स्ट्रिंग है? सेम स्ट्रिंग है कि डिफरेंट स्ट्रिंग है? तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, कोई दिक्कत इसमें? अब ये बताओ अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ। इधर बड़ा लग रहा है तो इधर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो ये बॉडी किधर जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसी का एक डायग्राम छोटा हमने इधर यहाँ बना दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कि बड़े मास के तरफ एक्सेलरेशन नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े मास के तरफ एक्सेलरेशन नहीं भी हो। ऐसा इंक्लाइंड प्लेन में ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि बड़े मास के तरफ एक्सेलरेशन नहीं हो। इसलिए हमने कहा था कि वहां पर फिर आप किसी तरफ मान लीजिए आपका क्वेश्चन बनेगा। फर्क इतना ही होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर आपने सही माना है तब तो पॉजिटिव आएगा आपका आंसर, और अगर उल्टा माना है तो निगेटिव आएगा। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ निगेटिव आंसर होगा, ठीक है। तो वहां पर आप कंसीडर कर लीजिए, वहां पर लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ माय कंसीडरेशन, ठीक है। तो आप इस बात को कंसीडर कर लेना है, सिर्फ मान लेना है, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, अब ये भी मन में हो सकता है आपको कि आखिर बड़े मास वाले के तरफ एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा। तो इसके पीछे रीजन है यहाँ पर थीटा का, क्योंकि यहाँ जो है बॉडी का वेट इधर क्या लग रहा है देखिए 4g sin 30, ये sin 30 पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना, एंगल पर भी तो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मास पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। इस वजह से ऐसा हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, इसको हम नीचे एक्सेलरेशन माने हैं, तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कितना होगा? 8g माइनस t इज इक्वल टू 8a, यही ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट। और इसके लिए क्या होगा साहब बोलिए तो? अब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ना, तो t माइनस 4g sin 30 इज इक्वल टू कितना होगा 4a। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इस पर रिजल्टेंट फोर्स, तो बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है। ये बॉडी इधर जा रहा है, हम लोग जिधर मानेंगे उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, जिधर मानेंगे एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए इधर मान रहे हैं, तो t माइनस 4g sin 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस फिजिक्स इतना ही है। और इससे आप ये देखिए कि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बनाना आसान है या हार्ड है, आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा अच्छा है कि बिना फॉर्मूला याद रखे क्वेश्चन भी आराम से बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स इसमें यही है, जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। तो 8g माइनस 4g sin 30 इज इक्वल टू 8 4 12a, ठीक है। तो ये कितना हो गया देख लो 80, ये 40 sin 30 कितना 12a, कितना आ गया साहब 80 माइनस 12a, तो 12a इक्वल टू 60 हो गया ना जी, 60 इक्वल टू 12a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 60 अपॉन 12,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप लोगों ने फॉर्मूला से निकाला और हमने यहाँ पर ऐसे ही निकाला, क्या अलग अलग आया क्या? एक ही आया। और क्या लगा, ये निकालने में आसान है कि हार्ड है? आसान है। फॉर्मूला तो मान लो आज याद है तो ठीक है, मान लो फिर अगर 10 दिन बाद पूछेंगे तो हो सकता है मैदान साफ हो जाएगा, पता नहीं चला गया M1 में M2 को घटाए थे कि M2 में M1 को घटाए थे, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? और ये कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो जिंदगी भर ये याद रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटाना है, सीधी तो बात है। ये भूलने वाली बात नहीं है, बाल बच्चे को भी पढ़ाओगे तो ये बात याद रहेगा कि सर ऐसा बताए थे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक बात है। तो ये एक्सेलरेशन निकल गया। फिर टेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप बैठा लीजिए टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है? तो किस में पुट कर लें? इसमें कर लें। चलो फर्स्ट में ही कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 8g माइनस टी इक्वल टू 8a, यही ना है? तो t को इधर कर लो, 8g माइनस 8a मतलब 80 हो गया। और ये 8a कितना? तो 80 में 40 को घटाइए मतलब 40 न्यूटन। आपको जिसमें बैठाना है बैठा लीजिए। अच्छा आप ये जरा ईमानदारी से बताओ, सोच के क्या फार्मूला से बनाना ज्यादा ठीक लगा या बिना फार्मूले के? समझ में आया? इसलिए बोले फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से मात्र 2 इक्वेशन हर जगह यूज हो रहा है, या भी यही 2 इक्वेशन का यूज हुआ। फिजिक्स इतना ही है, बाकी मैथमेटिक्स है। और किसी भी इक्वेशन में बैठाइएगा तो टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें वो ध्यान में रखिए कि एक्सेलरेशन हम लोग अगर मान लीजिए कि उल्टे डायरेक्शन में कहीं मानेंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, पहली बात। और उस निगेटिव एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो निगेटिव साइन के साथ टेंशन में बैठाइएगा, तो फिर आपको आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन मान लो आ गया, सपोज यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाता -5, तो इक्वेशन में जो हम लोग बैठाते a का वैल्यू 5 नहीं -5, बस यही मार्केबल पॉइंट। समझ गए? अगर -5 आता तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग जो यहाँ लेते टेंशन निकालने के लिए क्या लेते साहब? -5 लेते। ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है जिसमें कि गलती होती है, हो सकती है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उल्टा डायरेक्शन में भी मान लिए तो भी क्वेश्चन आपका सही बनेगा, लेकिन प्रयास रखना है कि आप डायरेक्शन सही रखिए तो ज्यादा ठीक है, ठीक है? और नहीं तो ऐसा कुछ वहां दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा। जहां ऐसा लग रहा है तो जिस तरफ मानना है मान के निकल चलना है। बात समझ गए? तो चलिए आज का, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है? तो ठीक है, आज इतना ही। हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी। थैंक यू।